हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक बेटा, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में? चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है जी। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्या? कूलम्ब्स लॉ। बेटा क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ कहता है अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना है Q1 और दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना है Q2, और दोनों चार्ज एक दूसरे से किसी r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी दैट इज कि पहला चार्ज दूसरे पे कितनी फोर्स लगाएगा या दूसरा चार्ज पहले पे कितनी फोर्स लगाएगा, इन दोनों के बीच में वो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या होगी बेटा? दैट इज कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है? कूलम्ब्स लॉ उस फोर्स के मैग्नीट्यूड और उस फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बताता है। क्या कहता है? कहता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between two charges Q1 and Q2 separated by distance r is, first point, directly proportional to the product of their charges, to the product of charges, यानी कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा बेटा किसके? Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कहता है जो फोर्स होगी दैट विल बी inversely proportional to the square of the distance, between them, यानी कि उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये कहता है हमारा कूलम्ब्स लॉ। दो चार्जेस है Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, इंटरेक्शन का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है जी। तो वो जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो बेटा जो फोर्स आई है वो आई है हमारी Q1 Q2 डिवाइड बाय r का स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ेगा हमें। सो F विल बी स्मॉल k Q1 Q2 डिवाइड बाय r का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये जो आया है ये आया है हमारे पास उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स का आया है ये क्या? मैग्नीट्यूड आया है बेटा। सर फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसके बारे में हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। यहां पर जो ये फॉर्मूला बताया है आपने ये सिर्फ किसके लिए बताया है? मैग्नीट्यूड के लिए। तो डायरेक्शन का बेटा पहले ही बता चुका हूं मैं, अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, और अगर दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन निकालेंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा। यहां से दो बातें होती हैं। केस नंबर फर्स्ट, अगर मान लीजिए दोनों चार्जेस हमारे कहां पर रखे हुए हैं? वैक्यूम में। इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, if the charges are placed in vacuum, अगर दोनों चार्ज जो वैक्यूम में रखे होते हैं तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है, अगर हम k की वैल्यू रख दें तो ये आता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r का स्क्वायर। सो व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? बेटा एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज permittivity of free space. It is known as permittivity of free space। ये क्या होता है सर? देखिए किसी भी
मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो ये डिसाइड करती है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा, वो हमारी कहलाती है क्या, परमिटिविटी। और क्योंकि ये वैक्यूम में रखे हुए हैं यानी कि फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, तो जो एप्सिलॉन नॉट है वो हमारी परमिटिविटी है किसकी, फ्री स्पेस की। ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है बेटे 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है किसकी, एप्सिलॉन नॉट। तो दो चार्जेस अगर कहां पर रखे हुए वैक्यूम में, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज दोनों चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसका फॉर्मूला आ गया बेटा हमारे पास क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। ठीक। अगर केस नंबर 2, अगर दोनों चार्ज किसी मीडियम में रखे हुए हों, तो इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम, अगर किसी मीडियम में रखे हुए हो तो बेटा जो फोर्स है वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। व्हाट इज एप्सिलॉन, यहां पर एप्सिलॉन नोट था हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहां पर जो एप्सिलॉन होगा वो होगा हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये जो है हमारे पास आया जो फॉर्मूला, इसमें एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है बेटे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है बेटा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है रिलेटिव परमिटिविटी का, एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास किसी होता है किसी मीडियम की परमिटिविटी डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, किसी मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसका फॉर्मूला होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बेटा क्या मैं यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल सकता हूं, किसी भी मीडियम का मैं निकाल सकता हूं मीडियम की परमिटिविटी, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। तो किसी भी मीडियम के अंदर जो फोर्स का फाइनल फॉर्मूला आ गया वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। किसी मीडियम के अंदर ये फॉर्मूला, और अगर मैं वैक्यूम में निकालना चाहूं फोर्स दो चार्जेस के बीच में, तो उसका ये फॉर्मूला। बेटा जो एप्सिलॉन आर है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, तो आप इस एप्सिलॉन आर की जगह कैपिटल के भी लिख सकते हो। रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले आ जाते हैं। अगर चार्जेस हमारे पास वैक्यूम में रखे हुए हो तो ये होता है दोनों के बीच में फोर्स का फॉर्मूला, और अगर किसी मीडियम में रखे हुए हो तो ये फॉर्मूला होता है। व्हाट इज एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम एंड इट इज आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो ये जो हमारे पास था ये था कूलम्ब्स लॉ, और यहां से हमने सिर्फ ये निकाला कि अगर दो चार्जेस Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हो तो वो एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाते हैं, उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन हम ये देखेंगे भाई, अगर सेम नेचर के हैं तो रिपेल करेंगे और अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये Q1 है, ये कैसा है, पॉजिटिव, और Q2 क्या है, ये कैसा है, पॉजिटिव। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं। मान लीजिए हम Q2 पर निकाल रहे हैं, तो Q2 के ऊपर Q1 कितनी फोर्स लगाएगा, इतनी लगाएगा, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, हम इसको देख रहे हैं तो इसको हमने सिस्टम मान लिया, तो ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी कि फोर्स हमारी इधर लगेगी। तो ये तो आया हमारे पास मैग्नीट्यूड, और ये हमारे पास आ गई क्या, डायरेक्शन। Q2 के ऊपर फोर्स किधर लगेगी, राइट की तरफ। अगर हम Q1 के ऊपर निकालना चाहते हैं तो Q1 को सिस्टम मान लिया हमने, Q1 को सिस्टम मान लिया, तो Q2 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी Q2 Q1 को लेफ्ट की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा। तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड ये और डायरेक्शन ये। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने क्या किया है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दो बातें हमें बताई है किसने, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बेटे, चलिए आगे चलते हैं।
बेटा नेक्स्ट जो हम करेंगे वो होगा कि कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए बेटा कुछ फर्क नहीं है कूलम्ब्स लॉ में और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। वो क्या है? अभी जब मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ बताया तो उसमें मैंने मैग्नीट्यूड का अलग फॉर्मूला लिखवाया और डायरेक्शन जो है हमने उस पिक्चर में मार्क कर दी, तो हमें पता चल गया कि वो किधर है। लेकिन बेटा वेक्टर फॉर्म जो है, यहां पर तो हमें विजुअली दो चार्ज दिखाई दे रहे थे, लेकिन वेक्टर फॉर्म के अंदर एक ही इक्वेशन में हमें मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा और डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। ठीक है, किसी भी वेक्टर फॉर्म का फायदा यही होता है कि आप उस वेक्टर फॉर्म को देखकर ही ये बता सकते हो कि भाई फोर्स की मैग्नीट्यूड ये है और फोर्स की डायरेक्शन ये है। ठीक है, कैसे? इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना पड़ेगा। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस। यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है बेटा कितना R1 वेक्टर, और यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है R2। ठीक है जी, अगर मैं ये चार्ज मेरा 1 है Q1, ये चार्ज मेरा Q2 है, अगर बेटा मैं एक पोजीशन वेक्टर लेता हूं कहां Q2 का, Q1 से Q2 की तरफ, तो ये जो होता है ये होता है हमारा R12 वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 to 2। ठीक है जी, और अगर मैं 2 से 1 की तरफ लेता हूं तो ये हमारे पास होता है पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 2 to 1। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होती है कि जो फोर्स है, अब वेक्टर क्वांटिटी लिख रहे हैं तो उसका वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा ऊपर, और दोनों चीजें एक साथ निकलेगी इससे। देखो एफ वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे 1/4πε। मैं वैक्यूम में बात कर रहा हूं, दोनों चार्ज कहां पे रखे हुए हैं वैक्यूम। 1/4πε Q1 Q2 डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस। अभी मेरे को ये बताओ सर, आप Q2 पे फोर्स निकाल रहे हो या Q1 पे? चलिए जी मैं Q2 को सिस्टम मान लेता हूं और Q2 पे फोर्स निकालता हूं Q1 की वजह से, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है तो 1/4πε Q1 Q2 डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस, यानी R12 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, R12 जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय R12 वेक्टर। ये जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं क्या बेटा वेक्टर फॉर्म। सर क्या मतलब है वेक्टर फॉर्म का? मैं आपको ये दिखाता हूं कि अब की समझाता हूं कि वेक्टर फॉर्म को समझते कैसे हैं। ठीक है जी, देखिए ये जो वेक्टर फॉर्म है यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले जो हमारे कांस्टेंट है ना उनको देखो आप। 1/4πε0 कांस्टेंट है, Q1 कांस्टेंट, Q2 कांस्टेंट, R12 का मैग्नीट्यूड यानी कि ये हमारे पास एक वैल्यू है तो ये भी क्या है कांस्टेंट। F21 वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय R12 वेक्टर। इस बात का मतलब ये है कि जो फोर्स है 2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है 1 की वजह से, वो जो है उसकी वही डायरेक्शन होगी जो R12 वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो बेटा मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो हम ये कांस्टेंट वैल्यू ये देख लेंगे और ये जो R12 वेक्टर है यहां से इसका मैग्नीट्यूड देख लेंगे। ठीक, और डायरेक्शन जो होगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी कि F21 की डायरेक्शन, यानी कि जो सेकंड वाला चार्ज है उस पे जो फोर्स लग रही है पहले की वजह से, उसकी डायरेक्शन होगी वो होगी जो R12 की डायरेक्शन। ठीक, देखिए मान लीजिए Q1 Q2 दोनों कैसे हैं हमारे पॉजिटिव, तो Q1 भी पॉजिटिव है Q2 पॉजिटिव। ध्यान रखना जब भी हमारे पास वेक्टर फॉर्म के अंदर इक्वेशन होती है हमेशा चार्जेस को साइन के साथ पुट किया जाता है, और जो इससे पहले वाला डेरिवेशन किया है आपने कूलम्ब्स लॉ वाला, उसमें सिर्फ हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला है। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तब हम चार्ज को साइन के साथ पुट नहीं करते, लेकिन अगर कोई वेक्टर इक्वेशन होती है, वेक्टर फॉर्म होती है, तब हम उसके अंदर चार्जेस को उनके साइन के साथ पुट करते हैं। देखिए अगर ये दोनों चार्ज हैं, क्रॉस चेक करते हैं, अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो हमारे हिसाब से दोनों क्या करने चाहिए रिपेल,
तो Q2 के ऊपर Q1 फोर्स किधर लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। यानी क्या मैं कह सकता हूं जो फोर्स की डायरेक्शन है वो उधर ही है जिधर किसकी डायरेक्शन है, R12 की डायरेक्शन। देखना वेक्टर फॉर्म से, मान लीजिए Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, तो ये कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव, यानी ये सारा क्या है हमारा पॉजिटिव। यानी F21 की डायरेक्शन वही होगी जो किसकी डायरेक्शन होगी, R12 की डायरेक्शन होगी। और वैसे हमने करके देखा था तब भी यही आया था। अब देखो मान लीजिए ये वाला चार्ज हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, और ये वाला चार्ज हमारा कैसा है, नेगेटिव। तो हमें पता है कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट नेचर हो गए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब Q1 Q2 को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि जो फोर्स है ये इधर लगेगी पीछे की तरफ। यानी कह सकता हूं कि जिधर R12 की डायरेक्शन है उसके अपोजिट लगेगी। अब देखना वेक्टर फॉर्म से, बेटा Q1 Q2 देखो ये वैल्यू कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, Q1 की वैल्यू पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आया हमारा, नेगेटिव, ये कुछ वैल्यू आ जाएगी, और साथ में क्या आया हमारा R12 वेक्टर। इस बात का मतलब क्या है, F21 की डायरेक्शन यानी कि Q2 चार्ज के ऊपर जो फोर्स है Q1 की वजह से, उसकी डायरेक्शन वो होगी जो R12 की डायरेक्शन का माइनस यानी कि अपोजिट होगी। यानी कि फोर्स की डायरेक्शन R12 की डायरेक्शन की क्या होगी, अपोजिट होगी। यही तो किया था हमने, अगर दोनों का नेचर अपोजिट होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, R12 की डायरेक्शन के अपोजिट। तो कूलॉम्स लॉ कुछ खास बात नहीं है इसमें, बट इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ काम कर रहे हो, भले यहां पर फोर्स है कहीं भी हो, वेक्टर क्वांटिटी के साथ काम करने के दो मेथड है आपके पास, या तो मैग्नीट्यूड निकालो और डायरेक्शन दोनों अलग अलग निकालो और तब प्रॉब्लम सोल्व करो, या फिर आप डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हो, वेक्टर फॉर्म, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में आपको उसी फॉर्म से क्या पढ़नी होगी, डायरेक्शन। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया यहां से कैसे किसी वेक्टर फॉर्म को पढ़ा जाता है। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास क्या, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कुल मिलाकर कूलॉम्स लॉ ने हमें ये बताया कि दो चार्जेस अगर एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, और कितनी फोर्स लगाते हैं उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया और उस फोर्स की डायरेक्शन बताई। ठीक है, चलिए एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कह रहा है दो चार्जेस है, दो प्रोटॉन है हमारे पास, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, प्लस का ही, और दूसरा प्रोटॉन है उसका भी प्लस का ही, और दोनों एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। मान लीजिए R जो है वो है कितना हमारा, R जो है वो है हमारा 10 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं। ठीक है जी, दोनों के बीच में बताओ फोर्स कितनी होगी। तो देखो बेटा हमें पता है Q1 = Q2, दोनों की वैल्यू प्लस E के बराबर है। क्योंकि हम सिर्फ यहां पर मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसलिए साइन पुट नहीं करेंगे। R जो है वो 10 × 10⁻⁻10 मीटर है। फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैक्यूम में रखे हुए हैं। K की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, 1/4πε की वैल्यू जो होती है बेटा, 1/4πε0 की वैल्यू होती है, वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 9 × 10⁹ Q1 Q2 1.6 × 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻⁻19 और डिवाइड बाय इसका स्क्वायर यानी कि 10 × 10 × 10⁻20। यहां से सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बेटा, न्यूटन में आएगा। ठीक है, तो इस तरह का सिंपल क्वेश्चन किस लिए करके दिखाया सर आपने, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड, सारी वैल्यू दे दी, F कैलकुलेट करा लिया, F दे दिया, Q1 दे दिया, Q2 दे दिया, R कैलकुलेट करा लिया, F दे दिया, K दे दिया, Q1 दे दिया, R स्क्वायर पता है, Q2 निकालने के लिए बोलेंगे। यानी कुल मिला के हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जितने भी हमारे पास क्वांटिटी है उनमें से सारी दे देगा, एक नहीं देगा और उसको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि भाई किसी दूसरे फोर्स के साथ, फॉर एग्जांपल हमें यह दे दिया जाए कि भाई दो बॉल है, एक बॉल है ये B है और एक बॉल है हमारी क्या है, A है। ठीक है जी, ये जो बॉल है B, इसका मास है कितना
8 ग्राम। इसका मास है कितना बेटा? 8 ग्राम। ठीक है जी। और ये दूसरी जो फोर्स है, ये जो दूसरी बॉल है, ये इन दोनों के बीच में जो गैप है वो हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में जो हमारा गैप कितना है वो कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर। इन दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज है। कह रहा है अगर बी हमारा रेस्ट पे है तो इन दोनों के ऊपर चार्ज कितना है? क्यू। वो क्यू की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन है हमारा। ए बॉल यहां पर रेस्ट पे है, उसके 5 सेंटीमीटर अबव एक दूसरी बॉल है बी, जो किस पे है? रेस्ट पे है। अब देखो बेटा, ये बॉल अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? 0। तो चलिए जी पहले इसको सिस्टम मान लेते हैं बी वाले को। तो बेटा ये बॉल रेस्ट पे कब हो सकती है? हमें तो पता है मास ग्रेविटी की वजह से इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, कितना? mg। तो इसका मतलब कि कोई ना कोई फोर्स ऊपर की तरफ और लगेगी। मान लिया ये फोर्स कितनी है हमारी? F। तो बेटा अगर B रेस्ट पे है, इफ बॉल B इज एट रेस्ट, तो बेटा F की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg। F किसकी वजह से लगेगा? दोनों के बीच में जो चार्ज है, यानी K Q का स्क्वायर डिवाइड बाय R का स्क्वायर इज इक्वल टू mg। K बेटा कितना है? 9 इंटू 10⁻⁹। R मेरे को 5 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो गया ये? 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये पता है, ये पता है। ये क्यों निकालना है? m 8 ग्राम है, पहले इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 8 इंटू 10⁻³ kg। और g की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है हमारी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास q की वैल्यू है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपली, किसके ऊपर बेटा? कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। ठीक है बेटा, जो नेक्स्ट आएगा हमारा, नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे वो करेंगे कि अगर हमारे चार्जेस, अभी तो किया कितने? सिर्फ 2 चार्जेस हैं हमारे। मल्टीपल चार्जेस अगर हमारे पास होंगे और तो वो किसी एक चार्ज के ऊपर किस तरह से फोर्स लगाएंगे, यानी कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, और उसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।